तो फिर उस प्लेन क्रैश का क्या? हाँ मतलब सॉरी, लेकिन मैं शायद बहुत सारे राजनीतिक इमारतों को धूल में मिला रहा हूँ। लेकिन उस दिन ना माँ कसम कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। क्या? जी हाँ, हम लोगों को मेरी मौत का नाटक रचाना है और इसके लिए मुझे कुछ चश्मदीद गवाहों की मदद चाहिए, जिसमें ऑफिसर्स, सोल्जर्स, स्थानीय डॉक्टर्स, नर्सेस और पुजारी, उसी जगह पर जहां हम प्लेन क्रैश का नाटक करेंगे। हमें उसी जगह पर हुए प्लेन क्रैश की कुछ पुरानी तस्वीरों की जरूरत है। हिकारी के कान का एक टेलीग्राम चाहिए जिसमें हादसे का जिक्र हो और उसमें उस काल्पनिक प्लेन में जितने भी लोग सवार थे उन सभी लोगों की एक पूरी लिस्ट हो। मिस्टर वातानाबे, आप मेरा प्लान लेफ्टिनेंट जनरल इसोडा को समझाइए और इस बात का ध्यान रहे कि जनरल शेदई भी उस काल्पनिक प्लेन में मेरे साथ है, क्योंकि वो भी मेरे साथ दारियन जा रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। रहमान, तुम्हें खास गवाह बनना पड़ेगा इस हादसे का। आपका हुक्म सर आंखों पर नेताजी, जान हाजिर है। मुझे तुम्हारा हौसला चाहिए रहमान, जान नहीं। एक ऐसी कहानी बार बार दोहराने का हौसला जो अभी हम सब मिलकर बनाएंगे। याद रखना, आत्मसमर्पण के बाद अमेरिकन, ब्रिटिश और भारतीय इंटेलिजेंस तुमसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी करें। कहानी बदलनी नहीं चाहिए। कहानी नहीं बदलेगी नेताजी, आप बेफिक्र रहिए। और कहानी चाहे कितनी भी मनगढ़ंत क्यों ना हो, उस प्लेन क्रैश की वजह से मेरे बदन पर जो घाव होंगे वो असली होंगे। मैंने तेजाब का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हें मेरी मौत की खबर बनकर तब तक हिंदुस्तान में गूंजना है जब तक मैं वापस आकर उसे आजाद न कर दूं। आईबी ऑफिसर फिनी वो उस नकली टेलीग्राम को देखकर और लाश की कोई तस्वीर न पाकर वो समझ गए थे पूरी बात को। वाटानाबे की गवाही को दर्ज किया सीक्रेट फाइल नंबर 32, रेफरेंस नंबर DIB/B/2 के रूप में, जो अभी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है। क्या आप गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे मिस्टर पॉल? जरूर। तो मिस्टर धर, आपके मुताबिक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ? कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। क्या आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा कोई क्रैश नहीं होने का और कोई सबूत है? आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा और कोई एविडेंस है कि प्लेन क्रैश हुआ है? मिस्टर धर, सवाल का जवाब ना सवाल नहीं होता। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्लेन क्रैश की पूरी घटना एक बनावटी घटना थी? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसकी 19 वजह है। सुनना चाहेंगे? 19 वजह? 19? जी माय लॉर्ड। पहली बात, नेताजी बैंकॉक के उस मशहूर बैठक के बाद 4 बक्सा सोना लिए सभी को फॉर्मली अलविदा कहकर ऐसे क्यों चले जाएंगे जैसे कि वो कभी वापस लौट के आने वाले नहीं। अगर उन्हें सिर्फ आत्मसमर्पण ही करना था तो उन्हें वापस लौटने की योजना भी बनानी चाहिए थी। फिर वो क्यों सिर्फ रहमान को साथी बनाकर जापानी बॉम्बर प्लेन में चढ़े जबकि उनका अपना 12 सीटर आने वाला प्लेन पहले से तैयार था। यहाँ तक कि क्रैश कहाँ हुआ इस बात पर भी बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं। कुछ गवाह कहते हैं कि रनवे पर हुआ था, कुछ कहते हैं कि रनवे के बाहर हुआ था लेकिन एरोड्रोम के अंदर हुआ था, कुछ कहते हैं कि एरोड्रोम से कुछ किलोमीटर दूर हुआ था। हम अगर क्रैश की तस्वीर के साथ पीछे के पहाड़ और टूटे हुए टुकड़ों की पोजीशन मिलाकर देखें तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये कोई दूसरी दुर्घटना, किसी और प्लेन क्रैश की तस्वीर है। यहाँ तक कि हबीबुर रहमान की बैंडेज वाली तस्वीर भी धुंधली है, अस्पष्ट है। इनफैक्ट एरोड्रोम के ऑफिशियल्स और वहाँ के रहने वाले और ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहते हैं कि सिर्फ 18 अगस्त को ही नहीं बल्कि पूरे 1945 में वहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उस समय के आसपास एक ऐसी वारदात 1944 के सितंबर में हुई थी। अच्छा, अब 1945 वाले प्लेन क्रैश के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। कोई कहता है कि विमान के पंख में आग लग गई, कोई कहता है कि इंजन जल गया और कोई कहता है कि प्रोपेलर खुल गया था।
किसी भी गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं सर। कोई कहता है कि नेताजी पहले निकल गए थे, कोई कहता है कि रहमान पहले निकले थे, कुछ कहते हैं कि रहमान ने आग बुझाने में नेताजी की मदद की, तो कुछ कहते हैं कि रहमान बेहोश हो गए थे और जापानियों ने आग बुझाई थी। नेताजी के चोट के बारे में भी तरह तरह के बयान सुनने को मिलते हैं। रहमान कहते हैं कि उनके सर पर 4 इंच का गहरा जख्म था, लेकिन डॉक्टर योशिमी जिन्होंने नेताजी का इलाज किया उनके मुताबिक कोई जख्म था ही नहीं। योशिमी ने यह भी कहा था कि आग में गिरने की वजह से उनका खून काला और गहरा हो गया था, जिसकी वजह से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा, लेकिन उनके असिस्टेंट डॉक्टर सुरुता इस बात से इनकार करते हैं। सो सर 1945 में ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी की जलकर मौत हुई, इसका विश्वास करने लायक कोई सबूत ही नहीं मिला। ना तो कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड, एयरपोर्ट लॉगबुक, पुलिस या फायर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स बरामद हुए, और ना तो 1945 के डिटेल क्रेमेटोरियम रजिस्टर में नेताजी या दूसरे किसी भी कैजुअलिटी का जरा सा भी जिक्र किया गया। योशिमी और सुरुता ने कहा है कि सिर्फ कानाकांता नाम के किसी व्यक्ति के नाम पे डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था, हालांकि उन दोनों के मुताबिक मौत की वजह अलग अलग लिखी गई थी। और शक की सबसे बड़ी वजह उस दिन का इकलौता क्रेमेटोरियम परमिट जहां एक ही डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था, इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानीज आदमी का, ऐसा एक आदमी जिसका जन्म 1901 में हुआ था और जिसकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी, जलने की वजह से नहीं। और जनरल शिदेई या क्रैश में मारे जाने वाले दूसरे लोगों के बारे में इतना तक बरामद नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े अफसरों की न तो लाश मिली, न तो उनकी अंतिम क्रिया में कोई शामिल हुआ, न ही उनकी कोई डेथ रिपोर्ट है। इतने सारे लोग एकदम से गायब। आपको पानी चाहिए मिस्टर धर? नहीं मिलॉर्ड, पानी नहीं, बस इंसाफ चाहिए थोड़ा सा। ओके आप बोल चुके? 19 वजह हो गई? नहीं, सिर्फ 14 का जिक्र किया, जिनकी डिटेल्स मैं पहले कमीशन के पास जमा कर चुका हूँ। और बाकी 5 के लिए मैं मिस्टर पॉल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी 2 किताबें पढ़ लें। आप समझ ही सकते हैं कि नौकरी छोड़कर मैं मिशन नेताजी चला रहा हूँ। आप लोग अगर किताब पढ़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ इलॉजिकल चीजें दिखे तो मैं पूरे पैसे वापस करूंगा, पक्का। ठीक है, अब हम काम की बात करें। अच्छा, ये 2 जो डिटेल्ड सरकारी कमीशन बने, सन 1956 में शाहनवाज कमीशन और 1970 का खोसला कमीशन, उनका क्या? उनकी रिपोर्ट्स का क्या? वो लोग निष्पक्ष शोध और जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। जी सर, बिल्कुल सही कहा हमने। बहुत ही डिटेल और निष्पक्ष जांच की उन लोगों ने। इतनी डिटेल थी कि 1978 में हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दोनों कमीशंस की रिपोर्ट सबूतों की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दी। इतनी निष्पक्ष थी कि प्लेन क्रैश की थियरी में हजारों गलतियों के बावजूद दोनों ही कमीशन ने हर चीज पर पर्दा डालकर सरकार को वही बताई जो बात सरकार सुनना चाहती थी। इतनी ही डिटेल थी कि शाहनवाज कमेटी को सबमिट किए गए नेताजी के बड़े भाई सुरेश बोस की डिसेंटियन रिपोर्ट ने पंडित नेहरू तक को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में हुई थी। इतनी निष्पक्ष थी कि टोक्यो के ट्रायल में मौजूद रहे राधा विनोद पाल जैसे काबिल जज को छोड़कर नेताजी के खास विरोधी जीडी खोसला को नियुक्त किया गया और कमीशन के वर्डिक्ट के बाद उन्हें ऊंचा सरकारी ओहदा दिया गया। इतनी डिटेल थी कि एक कमीशन ने पूरे काम को दिल्ली के किसी एयर कंडीशन रूम में बैठे बैठे अंजाम दिया और दूसरा हालांकि बड़ी मुश्किल से तैवान तो पहुंचा, पर वहां तहकीकात के बजाय उस समय के प्रधानमंत्री के लिए शॉपिंग पर ज्यादा वक्त गंवाया। आप इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं मिस्टर धर। कौन सी एंटी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल या फॉरवर्ड ब्लॉक? मैं किसी भी पार्टी का कार्डर नहीं हूँ मिस्टर पॉल, मैं आजाद हिंद फौज का सिपाही हूँ। नाम तो सुना ही होगा आपने, या फिर उसके लिए भी अलग कमीशन बिठाएंगे? ओके, दैट विल बी ऑल जेंटलमैन। ओके, ठीक है। ये कमीशन आपके द्वारा पेश किए गए सबूत, थ्योरी, विवरण, सरकारी दस्तावेजों के साथ पूरी विमान दुर्घटना की जांच कराएगा। मैं निजी तौर पर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की तहकीकात के लिए ताइवान, जापान, बैंकॉक जाऊंगा। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर धर, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई तो आखिर वो गए कहां? मतलब आपकी थ्योरी के अनुसार। बंधु ठहरिए, खोल रहे भैया। कौन है? मिश्रा जी दरवाजा खोलिए, सीएम साहब आए हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। कहिए, सब कुशल मंगल महादेव जी? हाँ मालिक। भाई मालिक हम नहीं,
मालिक तो अंदर बैठे हैं। हाँ जी, नमस्ते। सही कहा आपने। वो कह रहे थे कि आप आने वाले हैं। आइए ना, आइए चलिए। आइए, संभल के। प्रणाम बाबा जी। आओ संपूर्ण, आओ। तंत्र की वो किताबें लाए हो? हाँ बाबा जी, ये रही। अच्छी बात है। एक बात बताओ बेटा, कितने साल हुए देश को आजादी मिले? 8 साल हो गए बाबा जी। 8 साल। अच्छा बताओ, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के फसाद में एक ट्रिपल आर्च है ना? हाँ बाबा जी, हाँ। उसके ऊपर आजादी के पहले का एक निशान रह गया है, एक सितारा, एन ओकल्ट इंपीरियलिस्ट सिंबल, अंग्रेजी हुकूमत और जुल्म का एक मेमेंटो। अच्छा, मतलब कभी गौर नहीं किया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो होगा। होगा नहीं है, पर आजादी के 8 साल बाद होना नहीं चाहिए, है ना संपूर्ण? कल से नहीं रहेगा बाबा जी। और एक बात संपूर्ण, मुझे बनारसी का खत मिला, क्या तुम मुझसे सहमत हो? हाँ बाबा जी, छोटा मुंह बड़ी बात। दिल्ली और बाकी देशों के जो अभी संबंध है, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो यूपी सरकार की तरफ से और पर्सनल कैपेसिटी में एक सुरक्षा रेखा का इंतजाम कर देते हैं, फिर इत्मीनान से आप यहाँ रहिए। शुक्रिया बाबा जी। और एक बात, वो मिश्रा जी कह रहे थे कि आपको रात को जबरदस्त खांसी आती है, तो कुछ बेहतर हीटर और कंबल भेज देता हूँ, अगर आप कहें तो। कोई जरूरत नहीं, मुझे ठंड कम ही लगती है। वैसे भी ये शरीर साइबेरिया की सर्दी से गुजरा है। तो आज मैं चलूं बाबा जी? हाँ चलो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो।